अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह फ़ीडबैक पर बात करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा शायद आपको आसान लगे क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, और चूँकि लास्ट टाइम कंट्रोल सिस्टम्स में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं तो इसकी ज़्यादा कैलकुलेशंस भी मैंने इंक्लूड नहीं की। हाउएवर कुछ बेसिक्स इसकी समझना ज़रूरी है कि भाई ये यूज़ क्यों होता है, इसका मकसद क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ कि इस कोर्स में हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली वो ये है कि जो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं आईसी के अंदर एज ए स्ट्रक्चर वो होते हैं, और उनका काम क्या क्या हो सकता है। राइट हमने स्टार्ट में करंट सोर्सेज को देखा था, और उसके बाद फिर हमने डिफरेंशियल पेयर को देखा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, और हमने जब आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, आपको याद होगा डिफरेंशियल पेयर पढ़ाते हुए मैंने आपको दिखाया था, उसमें कुछ इस तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के कॉम्बिनेशंस बने हुए थे। राइट तो ऐसा ही एक आपके सामने एक चीज़ अभी आएगी थोड़ी देर में, वो है कि जो हमने कंट्रोल सिस्टम्स में फ़ीडबैक पढ़ा था, इस फ़ीडबैक का रोल क्या हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेगेटिव फ़ीडबैक की, कि भाई नेगेटिव फ़ीडबैक क्या चीज़ होती है। तो कंट्रोल सिस्टम्स में आपको याद होगा कि मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाता था लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ा था। तो ये ऐसा क्यों करते थे, अभी हम थोड़ी देर में ज़रा समझते हैं। पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक आँख की, कि ये जो ह्यूमन आई है, ये जो हमारी आँख है, कि जब हम बहुत ज़्यादा रोशनी में जाते हैं तो हमारी आँख थोड़ी सी बंद हो जाती है। अलबत्ता जब बहुत अंधेरा होता है तो आप गौर से देखने के लिए अपनी आँख पूरी खोल लेते हैं। राइट इसी तरह आपका कान है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप बहुत ज़्यादा शोर में जब बैठे होंगे तो आपका कान खुद ब खुद ही थोड़ा सा सप्रेस हो जाएगा, जो आपकी हेयरिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको फ़ील होगा कि आपको उस तरह से सुनाई नहीं दे रहा था। अगर मतलब आप किसी शोर वाली जगह से बाहर निकलें तो आप फील करते हैं कि आपकी जो हेयरिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। राइट तो इसको नेगेटिव फीडबैक क्यों कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक इस वजह से कहते हैं कि अगर गेन किसी ख़ास ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसको थोड़ा सा कम कर दो। राइट कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसको कम कर दो। अच्छा, अभी ये आपको शायद ये बात ज़रा उड़ी उड़ी महसूस हो रही हो। मैं आपको एक गाड़ी के क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम की मिसाल देता हूँ। ये आपके पास एक गाड़ी है, 4 व्हीलर सीडान मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे इसके अंदर आपके पास एक इंजन है। ठीक, अब हमने यहाँ पे जो चीज़ एक्चुअली समझनी है कि ये जो स्पीडोमीटर है ना, यहाँ पे जो लगा हुआ है इधर, ये बाय द वे एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर मैंने बनाया, पूरा कम्बिनेशन नहीं बनाया। आप ये अपने जहन में ये चीज़ रखें कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है? दो इनपुट्स को आपस में डिफरेंस करता है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करता है दोनों को। राइट तो अब यहाँ पे देखो, आपके पास ये है स्पीडोमीटर की स्पीड। अब आपको एक चीज़ कहीं से पता चल चुकी है कि जब 70 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड होती है स्पीडोमीटर की, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेसिपेट होती है स्पीडोमीटर के अक्रॉस, मे बी साथ कोई उन्होंने रजिस्टर लगा दिया हो या कोई इंडक्शन की है या कुछ भी किया है, वो है 500 मिली वोल्ट्स। ठीक, क्रूज़ कंट्रोल का मतलब क्या है? अब ये बात ज़रा ध्यान से समझना, ये बार बार ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको दोबारा प्ले करके देखना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यही है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आपको आईसी के इंटरनल स्ट्रक्चर की समझ में आ जाएगी। सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी बीच में। अच्छा, एनीवेज़ इस बात को बार बार प्ले करके आप लोग सुनो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सीन ये है कि आपको एक चीज़ का पता है कि
स्पीडोमीटर जब 70 किलोमीटर्स पर आ जाता है, लेट से आपके स्पीडोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज डेसीवेट होती है 500 मिली वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल चुकी, इस इन्फॉर्मेशन को ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो। अब क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी का जो करता है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब आप मोटरवे पे जा रहे हैं, मोटरवे पे एक जगह पे सिग्नल लिखा हुआ है कि गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, तो फिर आपने अपनी गाड़ी को एडजस्ट कर लिया 70 किलोमीटर्स में, ठीक। तो गाड़ी के अंदर एक्चुअली ये होता क्या है, मतलब आपने 70 पे एडजस्ट कर लिया, अब आप जितना मर्जी एक्सेलेरेटर देते हैं, आपकी गाड़ी 70 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक। अक्सर बड़ी गाड़ियों में होता है, मतलब पाकिस्तान में तो और कल्चर है, उस लेवल की एडवांस गाड़ियाँ पाकिस्तान में नहीं हैं, कम है। तो बाय द वे इस तरह क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम गाड़ियों में होता है अक्सर। तो खैर हम लोग अब ये पढ़ रहे हैं कि ये काम किस तरह कर रहा है, या इन शॉर्ट ये बहुत एडवांस सिस्टम है, हम उसकी बेसिस पढ़ रहे हैं कि उसके पीछे आइडिया क्या है, उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब हमने क्या किया हुआ है, हमने दो चीज़ें अपने सामने रखी हुई हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि जब 70 की स्पीड आती है तो आपके स्पीडोमीटर के अक्रॉस 500 मिली वोल्ट वोल्टेज डेसीवेट होती है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो दो वोल्टेजेस को, दो इनपुट्स को आपस में डिफरेंस करता है, ठीक। तो अब क्या सिचुएशन है यहाँ पर, अब जो स्पीडोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैंने लगा दी यहाँ पे, और 500 मिली वोल्ट की एक पावर सप्लाई मैंने लगा दी यहाँ पे, या बैटरी को मैंने 500 मिली वोल्ट के ऊपर एडजस्ट कर लिया। ओके हो गया? अच्छा जी, अब जब स्पीडोमीटर की स्पीड ज़्यादा होगी, राइट, स्पीडोमीटर की स्पीड ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कि 500 मिली वोल्ट के बजाय ये 600 मिली वोल्ट पे जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 10, ठीक। जब 10 डिफरेंस आएगा तो आपका फीडबैक यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा एरर को, और आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। अगर स्पीडोमीटर की स्पीड, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको दूसरा केस भी देख लेते हैं, कम हो तो ये इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है, मतलब यहाँ पे फिर आपके पास -10 आ जाएगा। -10 जब इधर आएगा तो ये आपके इनपुट में ऐड अप हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। ये है बेसिक आइडिया क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम का इनकार। गाड़ी के अंदर जो क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है उसके और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हम जितना पढ़ चुके हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की कुछ बेसिक कॉम्बिनेशन, हम सिर्फ वहाँ तक अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, ठीक। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है उसके अक्रॉस 500 मिली वोल्ट आपने मेंटेन करनी है। वो मेंटेन कब होगी, जब इसको मैं कंपेयर करूँगा किसी और सोर्स ऑफ 500 मिली वोल्ट से, और मैं कहूँगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इट हैज़ टू बी ज़ीरो। इसका डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, इसका डिफरेंस नियर टू ज़ीरो होना चाहिए, तब ही मेरी गाड़ी, ये फीडबैक मेरी गाड़ी को जाएगा और मेरी गाड़ी जो है वो इसी स्पीड के अक्रॉस चलेगी, ठीक। ये अब आप यूँ समझ लें एक बेसिक आइडिया है एक गाड़ी के क्रूज़ कंट्रोल का। अगर यहाँ पे आपके पास आ रहा है जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ये नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए उसको स्पीड को कर देगा कम। अगर यहाँ पे आपके पास डिफरेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, आपका एरर सिग्नल यहाँ पे ऐड हो जाएगा और गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। अच्छा, मेनली जो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, आप अक्सर देखते हैं कि आपके आईसीस में भी, आर्डिनो में भी आप कोई कोड वगैरह लगा के कंपैरिजन कर रहे होते हैं या दो चीज़ों का आपस में डिफरेंस कर रहे होते हैं, तो जो बेसिक आइडिया होता है ना उसके अंदर वो इसी तरह का ही होता है। दे आर ऑल कम्बिनेशंस और डिफरेंट मॉसफेट्स, डिफरेंट बीजेटीज़ एंड डिफरेंट एम्पलीफायर्स भी ज़्यादा है, मॉसफेट और बीजेटीज़ के ही
डेरिवेटिव्स हैं, मतलब उसी से ही डिराइव किए गई चीज़ें हैं, उसी की ही एक अपग्रेडेड फॉर्म है। तो हमारे जो कोर्स का मकसद है वो है इसकी बेसिक को पढ़ना, इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। होपफुली आपकी यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह खुल जाएगी, अल्लाह करे खुल जाए। और मेरा यही प्लान है कि फिर आप लोगों को सारी एग्जांपल्स क्लास के अंदर दोबारा से कराई जाएँ। जो कुछ भी है सब कुछ आप लोगों को सामने बिठा के लैब में टाइम लगा के दोबारा से इस चीज़ को कराया जाए। अल्लाह करे यूनिवर्सिटी खुल जाए, मेरी भी यही दुआ है बाय द वे। एनीवेज़ अब जरा आगे चलते हैं। यही जो चीज़ है ना, इसको हमने डॉक्यूमेंट करके इस तरह की डायग्राम में बनाया हुआ, राइट। ये पिछले सेमेस्टर में बड़ा फ्रीक्वेंटली मैं इसको आपको करा चुका हूँ, तो दोबारा भी इसको देखते हैं। मेन चीज़ ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है साइंस में या लिटरेचर में, हर चीज़ की एक अपनी लैंग्वेज होती है। जब आप मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, दवाइयों के बड़े मुश्किल से नाम होते हैं, हड्डियों के, मसल्स के बड़े डिफ़िकल्ट से नाम होते हैं, वो मेडिकल साइंस की एक अपनी लैंग्वेज है। इसी तरह जब आप इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं या दूसरे फ़िज़िकल साइंसेस पढ़ते हैं तो उनकी भी एक अपनी लैंग्वेज होती है, उनकी एक अपनी लाइन डायग्राम्स होती हैं। उन लाइन डायग्राम्स की हर लाइन की, हर कंपोनेंट की अपनी कोई ना कोई डेफिनेशन होती है। तो इसी तरह ये जो कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो, हम क्रूज़ कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल सिस्टम की एक अपनी लैंग्वेज है और उसके हर कंपोनेंट की एक अपनी डेफिनेशन है। ब्लॉक डायग्राम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये एक आपके पास एक प्रैक्टिकल सिस्टम अभी मैंने आपको बताया। अब इसी प्रैक्टिकल सिस्टम को हम लोग ज़रा ब्लॉक डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो एक जनरल जो सिस्टम है ना, हम लोग उसको देखते हैं। A1 आपके पास यहाँ पे क्या है, ये है फीड फॉरवर्ड सिस्टम। अगर इसमें कोई गेन होगा तो इसको हम लोग कहेंगे फीड फॉरवर्ड सिस्टम। अगर इसमें कोई गेन नहीं होगा, ये सिंपली आपके पास एक कोई प्रोसेसिंग कर रहा होगा, तो हम इसको प्लांट कहते हैं। पर बात वही है तकरीबन। उसके बाद है ये जो नंबर 2 पे आपके पास है, ये है सेंसिंग मैकेनिज़्म, राइट। सेंसिंग मैकेनिज़्म क्या है कि जो आपके पास आउटपुट आ रही है, ये इस आउटपुट को सेंस कर रहा है और ये दे रहा है नंबर 3 पे। नंबर 3 आपके पास ये पूरे का पूरा क्या है, ये है फीडबैक नेटवर्क। इस फीडबैक नेटवर्क में एक फीडबैक गेन भी है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ। तो खैर बादल, ये पूरे का पूरा फीडबैक नेटवर्क है। सबसे पहले आपके पास क्या है, फीड फॉरवर्ड सिस्टम, ठीक। फीड फॉरवर्ड सिस्टम इस पूरी इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए अपना गेन बढ़ाएगा। अच्छा, आगे नंबर 4 पे है ना आपके पास, यहाँ पे ये जो नंबर 4 है, ये है सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर यहाँ पे क्यों आया है, सबट्रैक्टर यहाँ पर आया है आपके पास नेगेटिव फीडबैक की वजह से। नेगेटिव फीडबैक की वजह से यहाँ पे नेगेटिव है। आपको एक और चीज़ भी याद होगी, जब आपको कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे अगर आपके पास फीडबैक पॉजिटिव हो तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे आपको ये बात यकीनन समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव फीडबैक में सिस्टम अनस्टेबल क्यों होता है। अगर यहाँ पे है नेगेटिव फीडबैक, अगर यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे कर क्या रहा है कि अगर स्पीड हो रही है ज़्यादा तो ये उसको कम कर रहा है, अगर स्पीड हो रही है कम तो ये उसको ज़्यादा कर रहा है, यानी कि इस गेन का उलट कर रहा है। जो आउटपुट आ रही है ना, इसका उलट कर रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम कर रहा है, स्पीड कम है तो उसको ज़्यादा कर रहा है। ये बात है नेगेटिव फीडबैक की, राइट। अच्छा जी, अब सिचुएशन क्या है, मेरे ख्याल से यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक वाली बात आपको समझ में आ गई। अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो क्या होता, अगर स्पीड ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव आ रही है, इसको और ज़्यादा कर देगा। अल्टीमेटली आपका सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। देयर आर सर्टन केसेस जहाँ पे हम पॉजिटिव फीडबैक भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमने किसी चीज़ को तबाह करना हो, बर्बाद करना हो, अनस्टेबल करना हो, अपने कंट्रोल से बाहर निकालना हो, तो आप पॉजिटिव फीडबैक भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि फॉर सर्टन टाइम लिमिट्स हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, उसके बाद दोबारा हम अपने कंट्रोल सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। बाल इट डिपेंड्स कि आपका सिस्टम कौन सा है।
एवरीथिंग अराउंड अस कॉन्स्टिट्यूटेड सिस्टम। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हर चीज़ एक सिस्टम है। मेरे सामने इस टाइम एक मेज़ पड़ी हुई है, एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये भी एक सिस्टम है। छत पे पंखा चल रहा है, ये भी एक सिस्टम है। दीवार पे टीवी है, सामने कंप्यूटर लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये भी एक सिस्टम है। इसके अंदर जो कुछ काम हो रहा है वो भी एक सिस्टम है। अब एक सिस्टम में आप लोग स्टेबिलिटी भी चाहते हैं कि भाई ये चीज़ आराम से यहाँ पे पड़ी रहे, और एट द सेम टाइम आप एक ऐसा सिस्टम भी चाहते हैं कि आपने किसी का सर पाड़ना है, उसके लिए आप अनस्टेबिलिटी भी चाह रहे होते हैं। सो इट डिपेंड्स, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ सिस्टम। तो खैर एनीवेज, इस एग्ज़ाम्पल के अंदर आपका जो फीड फॉरवर्ड सिस्टम है ना, वो है इस गाड़ी का इंजन। आपका जो सेंसिंग मैकेनिज़्म है वो है आपका स्पीडोमीटर। आपका जो फीडबैक नेटवर्क है वो ये सारे का सारा फीडबैक नेटवर्क है। इसी तरह आपका जो सबट्रैक्टर है, इसके अंदर ये सबट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि जो आउटपुट आ रही है वाया सेंसिंग मैकेनिज़्म, नंबर 2 क्या है, सेंसिंग मैकेनिज़्म के थ्रू जो आउटपुट आ रही है वो जा रही है किसी फीडबैक नेटवर्क को, और उसके बाद आगे डिपेंडिंग ऑन द इनपुट एंड दिस फीडबैक नेटवर्क ये कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से कोई एरर सिग्नल आ जाए। ये एरर सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है आपके फीड फॉरवर्ड सिस्टम के साथ, यानी कि गाड़ी के इंजन के साथ। अगर ये एरर सिग्नल आपके पास नेगेटिव होगा तो गाड़ी के इंजन की स्पीड कम होगी। अगर ये एरर सिग्नल आपके पास पॉजिटिव होगा तो गाड़ी के इंजन की स्पीड ज़्यादा होगी। नेगेटिव हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। तो खैर एनीवेज, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी आपको। मेन चीज़ जो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फीडबैक हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस चीज़ में आप लोग काफ़ी वेल वर्स्ड होंगे। तो मेन चीज़ क्या थी आज के लेक्चर की? अभी तो खैर ये थोड़ा सा बस ये क्वेश्चन रह गया, ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, और इस तरह की एग्जांपल्स में हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलें अब ज़रा थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इसकी कर लेते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है? रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। टाइम डोमेन में आउटपुट अपॉन इनपुट को हम लोग कहते हैं गेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, हम लोग इसको कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। जो गेन इक्वेशन या ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन होती है उसके अंदर आपके पास बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन इन टाइम डोमेन है टी की फॉर्म में, तो उस इक्वेशन से आपको ये पता चल सकता है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ टी आपके पास गेन क्या होगा। सिमिलरली अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में या लैप्लास डोमेन में ट्रांसफ़र फंक्शन है तो आपको ये पता चल सकता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एस, या फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर आपके पास क्या गेन होगा। अगर आप साइनोसाइडल इनपुट इमेजिन करेंगे तो आप एस की जगह पे जे ओमेगा डालेंगे। इसी तरह सिग्मा प्लस जे ओमेगा आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने वो ये लैप्लास वाला जो कर्व होता है आपके पास, ये रूट लोकस वगैरह, तो इसी तरह एस की वैल्यूज़ के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें डाल के आप इसके गेन एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मालूम कर सकते हैं, राइट। तो ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा कैसे? एरर सिग्नल है आपके पास x माइनस यू, ये जो आ रहा है ना यहाँ से फीडबैक गेन से हो के ये आपके पास u है, और u इज़ इक्वल टू k इंटू वाई। के इंटू वाई क्यों है? y सेंस हो के इधर आ रहा है फीडबैक मैकेनिज़्म में, k उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि फीडबैक गेन है। तो इसी वजह से ये k इंटू वाई है, इसका नाम हमने रख दिया u, कि ये जो फीडबैक सिग्नल इधर आएगा ये होगा u, जो कि y मल्टीप्लाई बाय k के बराबर है, ठीक। यहाँ पे आपके पास ये सबट्रैक्टर है नंबर 4 के ऊपर, और जो एरर है ना e, ये है इनपुट x माइनस दिस u, ओके, इनपुट x माइनस दिस u। तो एरर सिग्नल क्या है? x माइनस यू, x माइनस के वाई, क्योंकि u की वैल्यू है के वाई।
अच्छा, अब यहाँ पे जो आउटपुट है आपके पास y, ये किसके बराबर है? यहाँ पे जो एरर सिग्नल आ रहा है e, वो मल्टीप्लाई हो रहा है a1 के साथ, e मल्टीप्लाई बाय a1। तो y इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई बाय एरर आप ऊपर बता चुके हैं x माइनस के वाई, तो a1 इंटू एक्स माइनस के वाई। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y ओवर x निकालते हैं, ये बन जाता है a1 ओवर 1 प्लस के इंटू a1। लास्ट टाइम हम लोग करते थे g ओवर 1 प्लस जी इंटू एच, याद होगा आप लोगों को। नोटेशन का फ़र्क है, बेहज़ाद रज़वी साहब ने अपनी बुक में ये नोटेशन यूज़ की हुई है, तो हम लोग यही नोटेशन ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अब क्या है, ओपन लूप और क्लोज लूप की बात हम लोग करते हैं। इस वक्त तक हम लोग जितने भी एम्पलीफायर्स पढ़ते आए हैं, हम लोग ओपन लूप एम्पलीफायर्स पढ़ते आए हैं। मतलब आपके पास उसमें फ़ीडबैक मैकेनिज़्म नहीं था। अगर आपके पास फ़ीडबैक मैकेनिज़्म ना हो तो आपका जो गेन है वो ओपन लूप गेन होता है। अगर फ़ीडबैक मैकेनिज़्म आपके पास हो तो फिर आपका गेन या ट्रांसफ़र फंक्शन क्लोज लूप गेन होता है। ओपन लूप की बात तो सिंपल है, यही जो आपका फीड फॉरवर्ड है, यही आपका गेन है कि जो चीज़ आ रही है उसको एक सर्टन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और ये आपको आउटपुट में दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी इनपुट चाहिए कि भाई स्पीड एक्चुअली है क्या, मैं उनको कंपेयर करूँगा आपस में, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालूँगा, उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपने a1 के साथ, जो एरर सिग्नल होगा वो मेरे पास नई आउटपुट बनेगी। तो ओपन लूप और क्लोज लूप में मेन डिफरेंस यही है। और बाय द वे, अब आप लोगों का ये बस एक थोड़ा सा फीडबैक का पोर्शन था। मेन चीज़ यही थी कि फ़ीडबैक की जो इस तरह की एग्जांपल है, आप लोगों को ये कहूँ कि फ़ीडबैक एक्चुअली अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद फिर एक ऑसिलेटर वाला टॉपिक है, वो भी छोटा सा ही है, बस उसमें मैं इतना डिटेल नहीं कराऊँगा। और फिर लास्टली जो है ना, हम लोग इंशाल्लाह डिजिटल सीमॉस सर्किट्स के ऊपर आ जाएंगे। तो फिर उसमें जो डिजिटल सीमॉस सर्किट हम लोग जब पढ़ेंगे, उसमें फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि हमने स्टार्ट में करंट सोर्सेज क्यों पढ़े, हमने स्टार्ट में डिफरेंशियल पेयर्स क्यों पढ़े, उसके बाद फिर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन इतना डिटेल से पढ़ा, वो क्यों पढ़ा, फिर हमने ये फ़ीडबैक और ऑसिलेटर्स भी क्यों पढ़े। इंशाल्लाह ये सारे जो 4-5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये सब के सब डिजिटल सीमॉस सर्किट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको जो आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक अच्छे डिसेंट लेवल तक, मतलब अंडरग्रेड लेवल तक जितना होता है, आप लोगों को उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। आप आगे लेवल बढ़ाते चले जाएं, मास्टर्स करें, पीएचडी करें, आप आईसी की इन डेप्थ जाते चले जाएंगे। तो खैर, हम अपने लेवल तक ही रहते हैं। जो हमारे करिकुलम में जो टॉपिक्स हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को ही इंशाल्लाह कवर करेंगे, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर डिटेल में पढ़ते चले जाएं, मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हमने अपने टाइम को भी देखना होता है, अपने सिलेबस को भी देखना होता है। तो दैट्स वाई। चलें, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं ऑसिलेटर स्टार्ट करवा दूँगा। थैंक यू।